मैत्री इंस्टीट्यूट के इस सामान्य अध्ययन की कक्षा में आपका स्वागत है। आज हम लोग बात करने वाले हैं भारत सरकार अधिनियम 1919, द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट या द इंडियन गवर्नमेंट एक्ट 1919 की बात करने वाले हैं। इसका एक नाम मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार भी है। तो मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार क्यों है? तो मॉन्टेग्यू उस समय जब ये कानून आया, मॉन्टेग्यू भारत सचिव थे और लॉर्ड चेम्सफोर्ड ये भारत के गवर्नर जनरल वायसराय थे। तो इन दोनों के समय का यह अधिनियम है और इसलिए इसका एक नाम मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार भी है। तो थोड़ी सी बात हम इसमें जानेंगे कि भारत सचिव, ये भारत सचिव थे कौन? मॉन्टेग्यू। तो मॉन्टेग्यू भारत सचिव और गवर्नर जनरल वायसराय, गवर्नर जनरल वायसराय ये कौन थे? ये थे लॉर्ड चेम्सफोर्ड। लॉर्ड चेम्सफोर्ड और इसीलिए इस अधिनियम का एक नाम मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार भी हुआ। तो ये तो हुआ नाम। अब हम लोग बात करेंगे कि ये सुधार क्यों आया, ऐसा करने के कारण क्या थे, उद्देश्य क्या थे। तो हर बार की तरह इस बार भी हम लोग उद्देश्य और कारण जानने की कोशिश करेंगे। तो उद्देश्य भी और कारण भी कि इस कानून का उद्देश्य क्या था, किन कारणों से ये कानून लाए गए। सबसे पहले आप इस समय की परिस्थितियों पर गौर करेंगे कि इस समय कैसी परिस्थितियां थी, कौन सी भारतीयों ने मांग किया, किन बातों को ब्रिटिश सरकार को मानना जरूरी हो गया था। इन सब बातों पर गौर करें बिंदुवार हम लोग। तो देखेंगे कि एक तो जो 1909 में भारत सरकार अधिनियम या भारत परिषद अधिनियम आया था, जिसका नाम था मार्ले मिंटो सुधार, उस सुधार से भारतीयों में बड़ा रोष था, बड़ा असंतोष था। तो एक कारण हुआ कि पूर्व के सुधारों से असंतोष, यानी पूर्व के जो सुधार थे उन सुधारों की वजह से भारतीयों में बड़ा रोष था, बड़ा असंतोष था। रोष भी इसको कहिए, सामान्य असंतोष नहीं बल्कि रोष था। इसके पश्चात एक और काम हुआ। 1916 में कांग्रेस और मुस्लिम लीग, कांग्रेस और मुस्लिम लीग समझौता हो गया था। आपको याद होगा कि 1909 का भारत परिषद अधिनियम में पृथक निर्वाचन प्रणाली लाई गई थी। हिंदू मुस्लिम एकता को नष्ट करने की कोशिश की गई थी और उस कोशिश में ब्रिटिश सफल भी हुए। लेकिन 1916 में एक घटना घटी और कांग्रेस और मुस्लिम लीग दोनों ने आपस में समझौता किया, एक साथ होकर ब्रिटिश से लड़ने की ठान ली।
तो एक परिस्थिति ऐसी आई, उसी समय 1916-17 में ही 1916-17 के ही दौरान एक मेसोपोटामिया आयोग ने अपनी रिपोर्ट दी। तो मेसोपोटामिया आयोग की रिपोर्ट, इस रिपोर्ट ने भी बड़ा महत्वपूर्ण रोल प्ले किया। मेसोपोटामिया आयोग की रिपोर्ट में ये बात थी, अंग्रेज भारत में शासन करने में सक्षम नहीं है। इस आयोग में क्या कहा गया था कि अंग्रेज भारत में शासन करने के सक्षम नहीं हैं या शासन के योग्य नहीं, ये बात इस रिपोर्ट में आई थी। तो इस रिपोर्ट ने भी ब्रिटेन मंत्रिमंडल में स्थित भारत मंत्रालय में खलबली मचा दी थी। उसी दौरान कुछ और भी चीजें आई, जैसे होम रूल आंदोलन। उस समय होम रूल आंदोलन भी अपने चरम पे थे। तो होम रूल आंदोलन का प्रभाव, कैसा प्रभाव था, तो चाहे तो इसमें मेंशन कर लें, राष्ट्रीय एकता मजबूत हुई थी। यानी होम रूल आंदोलन जो तिलक और एनी बेसेंट दोनों लोगों के नेतृत्व में भारत में होम रूल आंदोलन चल रहा था, स्वशासन की मांग चल रही थी। उस स्वशासन की मांग ने राष्ट्रीय एकता को बड़ा मजबूत किया। उसी दौरान एक और घटना, प्रथम विश्व युद्ध हो रहे थे। तो प्रथम विश्व युद्ध में भारतीयों से सहयोग लेना था, भारतीयों से सहयोग प्राप्त करने की कोशिश, ये समझ लीजिए कि भारतीयों से सहयोग लिया जाए। इसमें प्रथम विश्व युद्ध में भारतीयों से सहयोग लेना, इन सारी परिस्थितियों ने मिलकर ब्रिटिश गवर्नमेंट के ऊपर दबाव बनाया कि भारत में कुछ न कुछ सुधार किए जाएं। और इन सुधारों के क्रम में भारत सचिव मॉन्टेग्यू 1917 में भारत आए। 1917 में भारत आए, बल्कि 1917 में मॉन्टेग्यू ने प्रस्ताव दिया। एक प्रस्ताव में क्या था, 1917 में मॉन्टेग्यू साहब ने एक प्रस्ताव दिया कि भारत में डोमिनियन स्टेटस दे दिया जाए, स्वशासन दे दिया जाए। यानी भारत को, यहां प्रस्ताव में क्या था कि सर्वप्रथम भारत को स्वतंत्र डोमिनियन देने की बात हुई। डोमिनियन, जिसको आप स्वशासन कह सकते हैं, स्वशासन, ये स्थिति देने का प्रयास किया गया मॉन्टेग्यू के प्रस्ताव के माध्यम से। इसके बाद पहले तो प्रस्ताव आया, प्रस्ताव के बाद मॉन्टेग्यू स्वयं आए। मॉन्टेग्यू स्वयं भारत आए और आकर के इन्होंने क्या किया, शिमला में बैठक की।
गवर्नर जनरल के साथ और भारत के नेताओं के साथ। बैठक किसके साथ? बैठक गवर्नर जनरल व भारतीयों के साथ। तो आपने देखा कि मॉन्टेग्यू साहब ने एक प्रस्ताव बनाया। उस प्रस्ताव में भारत को स्वतंत्र डोमिनियन देने का पेशकश किया। स्वतंत्र डोमिनियन देने के पेशकश के बाद वो स्वयं मॉन्टेग्यू भारत आए और शिमला में उन्होंने गवर्नर जनरल चेम्सफोर्ड के साथ और भारतीय नेताओं के साथ बातचीत की और इस बातचीत के आधार पर जुलाई 1918 में, यानी उक्त आधार पर जो बातचीत हुई, उस आधार पर जुलाई 1918 में रिपोर्ट प्रकाशित की। रिपोर्ट प्रकाशित किया गया और इस रिपोर्ट का नाम, रिपोर्ट प्रकाशित और मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिपोर्ट नाम दिया गया। उसे का नाम क्या दिया गया? मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिपोर्ट। तो मॉन्टेग्यू का आना, मॉन्टेग्यू का चेम्सफोर्ड और भारतीय नेताओं से बात करना, उसके बाद उस बातचीत के आधार पर मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिपोर्ट तैयार करना और फिर इसी रिपोर्ट के आधार पर, इसी रिपोर्ट के आधार पर भारत में मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार या भारत सरकार अधिनियम 1919 पारित किया गया। इसी के आधार पर, यानी उक्त के आधार पर, उक्त के आधार पर क्या किया गया? अगले पेज पर हम लोग देखते हैं। उक्त के आधार पर भारत सरकार अधिनियम 1919, जिसे मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार के भी नाम से जाना जाता है, पारित किया गया। इस तरह से 1919 में ये सुधार हमारे सामने उपस्थित हुए। अभी तक तो हम लोग बात कर रहे थे कि ये मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार बने कैसे, इनके बनने की पूरी प्रक्रिया पर हम लोग बात कर रहे थे। अब हम लोग देखेंगे कि इस अधिनियम के प्रावधान क्या क्या थे, क्या क्या प्रोविजंस इस नियम में आए थे। तो इस नियम में जो प्रोविजंस आए थे उसमें सबसे पहली बात, सर्वप्रथम बिंदुवार हम लोग इसको देखेंगे। सर्वप्रथम उत्तरदायी शासन, किस शब्द का प्रयोग किया गया? तो सर्वप्रथम उत्तरदायी शासन शब्द का प्रयोग हुआ। तो पहली बार भारत में उत्तरदायी शासन जैसे शब्दों की बात किसी अधिनियम के अंदर की गई, यह एक नई बात हुई। दूसरी बात थी कि भारत सचिव का जो खर्च था, भारत सचिव, इनके जो वेतन व जो भत्ते हुआ करते थे वो कौन देता था? भारत के राजस्व से दिया जाता था। अभी तक भारत के राजस्व से दिया जाता था, अब इसे ब्रिटिश राजस्व पर भारित कर दिया गया। तो वेतन भत्ते अब ब्रिटिश राजस्व से देना तय हुआ। राजस्व से
देना। ठीक है, तो आपने क्या देखा कि भारत सचिव जिनके वेतन भत्ते प्रारंभ से ही भारतीय राजस्व से दिए जाते थे, अब ये वेतन भत्ते भारतीय राजस्व से न देकर ब्रिटिश राजस्व पर भारित कर दिए गए। भारत परिषद में सदस्य संख्या, अगला, भारत परिषद में सदस्य संख्या ये 15 हुआ करती थी, अब इसे न्यूनतम 8 और अधिकतम 12 कर दिया गया। इस प्रकार परिषद के अंदर, भारत परिषद के अंदर सदस्यों की संख्या भी कम कर दी गई, थोड़ी कर दी गई, न्यून कर दी गई। भारत सचिव की सहायता के लिए एक हाई कमिश्नर की नियुक्ति हुई, यानी भारत सचिव की सहायता के लिए, भारत सचिव की सहायता के लिए एक हाई कमिश्नर की नियुक्ति, हाई कमिश्नर की नियुक्ति की गई। तो ये सब प्रावधान आपको देखने को मिले कि सदस्यों की संख्या तो कम की ही गई, साथ में वहां पर एक हाई कमिश्नर की नियुक्ति की गई जो भारत सचिव के कार्यों में उनकी सहायता करेगा। पहली बार, अगला स्टेप, प्रथम बार प्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणाली, अब तक अप्रत्यक्ष हुआ करती थी, अब प्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणाली लागू की गई। तो इसके पहले अप्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणाली की व्यवस्था थी, अब प्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणाली लागू की गई। एक जो 1909 के मार्लेमेंटो सुधार में जो सबसे भयानक बात थी, सांप्रदायिक आधार पर निर्वाचन, यानी सांप्रदायिक निर्वाचन मंडल, तो सांप्रदायिक निर्वाचन मंडल, इसमें क्या खेल किया गया, इसको हम लोग अगले पेज पर देखते हैं कि सांप्रदायिक निर्वाचन मंडल में क्या खेल हुआ। सांप्रदायिक निर्वाचन मंडल, इसमें क्या किया गया, विस्तार किया गया, इसका विस्तार किया गया। यानी जो भयानक बात थी उसमें और भी भयानक हुआ कि सांप्रदायिक निर्वाचक मंडल का विस्तार किया गया। अभी तक इसमें केवल मुस्लिम शामिल थे, अब इसमें सिख, ईसाई, अन्य लोगों को, यूरोपीय, आंग्ल भारतीय, आंग्ल भारतीय, यानी 4 और लोगों को शामिल कर दिया गया। अब ये संख्या 5 हो गई। इस प्रकार सांप्रदायिक जो निर्वाचन प्रणाली थी उसे कम करने के, ये महान सुधार हुआ, उसे कम करने के बजाय अन्य संप्रदायों में भी, अन्य भागों में भी उसे विस्तृत कर दिया गया, विस्तारित कर दिया गया। इसके अलावा इस अधिनियम के प्रावधान क्या थे, तो केंद्र में जो है वो द्विसदनात्मक विधायिका बनाई गई। केंद्र में द्विसदनात्मक विधायिका बनी। इसके पहले एक ही सदन था,
अब द्विसदनात्मक विधायिका बनी, यानी कि जो केंद्रीय विधान परिषद था, यानी केंद्रीय विधान परिषद, अब इसके दो भाग हो गए केंद्रीय विधान परिषद के। अब ये द्विसदन हो गए, दो सदनों में विभाजित हो गई केंद्रीय विधान परिषद। एक का नाम रखा गया राज्य परिषद, एक का नाम क्या रखा गया, राज्य परिषद, और दूसरे का नाम रखा गया विधानसभा। दो सदन हुए। विधानसभा, राज्य परिषद को उच्च सदन, उच्च सदन जैसे कि आज की राज्यसभा होती है, और विधानसभा को निम्न सदन बनाया गया। तो इस प्रकार आपने देखा कि केंद्रीय विधान परिषद अब द्विसदनात्मक हो गई, दो सदन हुए, बाई कैमरल हो गए, बाई कैमरल। इसमें जो संख्या थी वो इस प्रकार थी, राज्य परिषद यानी उच्च सदन में जो सदस्य संख्या थी वो 60 सदस्य, सदस्यों की संख्या 60, और इस 60 सदस्य में, इस 60 सदस्य में 34 निर्वाचित हुआ करते थे, यानी 34 सदस्य निर्वाचित और 26 नामांकित। इस तरह से दो प्रकार के सदस्य यहां हुए। 60 में राज्य विधान परिषद यानी उच्च सदन में 60 सदस्य अब हुए, और 34 उसमें से निर्वाचित होते थे, और 26 उसमें से नामांकित होने लगे। इसके अतिरिक्त इनके कार्यकाल 5 वर्ष के थे। कार्यकाल 5 वर्ष। तो ये हुआ उच्च सदन की व्यवस्था। उच्च सदन में इस प्रकार की व्यवस्था थी। अब आए निम्न सदन में। निम्न सदन में सदस्यों की संख्या 145 सदस्य। यहां 145 सदस्य सम्मिलित किए गए, रखे गए, जिसमें से 104 सदस्य निर्वाचित, 104 सदस्य निर्वाचित, और 41 सदस्य नामांकित किए गए। 41 सदस्य नामांकित। कार्यकाल 3 वर्ष। कार्यकाल 3 वर्ष। तो 3 वर्ष इनके कार्यकाल निर्धारित हुए। अधिकार दोनों के समान। नोट, एक नोट कर लें, अधिकार दोनों के समान थे। दोनों के समान, परंतु बजट में विधानसभा का अधिकार, विधानसभा का अधिकार। तो आपने देखा कि केंद्र में जो व्यवस्था बनी उसमें उच्च सदन और निम्न सदन दोनों के अधिकार समान रखे गए, बराबर रखे गए, परंतु केवल बजट के केस में विधानसभा के अधिकार सर्वोपरि माने गए। ऐसी व्यवस्था की गई। इसी प्रकार आगे बढ़ते हैं हम लोग, और अब बात करेंगे राज्यों में। प्रांतों में द्वैध शासन की व्यवस्था हुई। प्रांतों में द्वैध शासन,
द्वैध द्वैध शासन, द्वैध शासन जिसको अंग्रेजी में कहते हैं डाइआर्की, डाइआर्की, द्वैध शासन की व्यवस्था की गई, डाइआर्की अपनाया गया। इसके लिए केंद्रीय और प्रांतीय विषयों को अलग कर दिया गया। इसमें क्या किया गया कि केंद्रीय और प्रांतीय विषयों को अलग अलग किया गया। यानी यहां पर सबसे पहले यह किया गया कि केंद्र के लिए और प्रांतों के लिए विषय अलग अलग कर दिए गए कि केंद्र को किन विषयों में अधिकारिता है और प्रांतों को किन विषयों में अधिकारिता है। अब प्रांतीय विषयों को एक तो ऐसे काम किया गया कि विषय जो थे, विषय उसको केंद्र और प्रांत में बांट दिए गए। यानी विषय जो थे वो केंद्रीय विषय और प्रांतीय विषय में बट गए। केंद्र अपने विषय पर काम करेगा, ये व्यवस्था केंद्रीय विषय जो है वो केंद्र के लिए हो गई। लेकिन अगला जो काम किया गया जिसको प्रांतों में द्वैध शासन कहते हैं, प्रांतीय विषय में पुनः दो भाग किए गए। प्रांतीय विषयों में दो भाग बनाए गए, यानी कि प्रांतीय विषय को दो भागों में बांटा गया। एक का नाम रखा गया सुरक्षित विषय, सुरक्षित विषय, और एक का नाम रखा गया हस्तांतरित विषय। तो दो तरह के विषय आए, सुरक्षित और हस्तांतरित, यानी रिजर्व भी और ट्रांसफर्ड भी, दो तरह के सब्जेक्ट्स बने। रिजर्व में जैसे राजस्व, न्याय, वित्त, पुलिस, इसमें जैसे राजस्व, न्याय, वित्त, पुलिस आदि, ये सब विषय सुरक्षित विषय में रखे गए। सुरक्षित विषयों में राजस्व, न्याय, वित्त, पुलिस आदि रखे गए। वहीं हस्तांतरित विषयों में स्वशासन, शिक्षा, स्वास्थ्य, स्वशासन, शिक्षा, स्वास्थ्य, इन विषयों को रखा गया। तो आपने देखा कि प्रांतीय विषय दो भाग में बट गए। जो विषय प्रांतों को दिए गए वो दो भाग में बटे, एक सुरक्षित विषय और दूसरे हस्तांतरित विषय। सुरक्षित विषय के लिए व्यवस्था अलग, हस्तांतरित विषय के लिए व्यवस्था अलग की गई। सुरक्षित विषय की जो व्यवस्था थी उसके लिए गवर्नर जनरल की परिषद, यानी गवर्नर जनरल व उसकी परिषद ये संचालित करेंगे सुरक्षित विषय को। सुरक्षित विषयों को कौन देखेगा? तो गवर्नर जनरल और उसकी परिषद देखेगी। जबकि वहीं हस्तांतरित विषय गवर्नर और भारत मंत्री, जबकि हस्तांतरित विषय गवर्नर और भारत मंत्रियों के सलाह से। तो आपने देखा कि हस्तांतरित विषय का मामला गवर्नर जनरल और भारत मंत्रियों के साथ हुआ। सुरक्षित विषय गवर्नर जनरल और उनकी परिषद के लिए कर दिए गए। मंत्री जो लोग थे, भारत मंत्री लोग
व्यवस्थापिका के प्रति उत्तरदायी थे। व्यवस्थापिका के प्रति उत्तरदायी। इस प्रकार देखा जाएगा तो उत्तरदायित्व हस्तांतरित विषयों के साथ जोड़ दिए गए और उत्तरदायित्वहीनता यानी उत्तरदायित्व विहीन व्यवस्था यहां की गई। तो एक तरफ उत्तरदायित्व से बधी हुई व्यवस्था, तो दूसरी तरफ उत्तरदायित्व से भरी हुई व्यवस्था बना दी गई। इस तरह से देखेंगे तो प्रांतीय शासन के दो भाग हो गए। प्रांतीय शासन के दो भाग, एक हस्तांतरित विषयों का शासन जिनका शासन गवर्नर और भारत मंत्री की सलाह से हो रहा है, एक शासन जो सुरक्षित हैं और उनका शासन गवर्नर जनरल और उसकी परिषद की सलाह से हो रहा है। यहां पर उत्तरदायित्व है, यहां पर उत्तरदायित्व है, जबकि यहां उत्तरदायित्वहीनता है। यानी यहां उत्तरदायित्व नहीं, केवल मलाई खाना है और यहां जिम्मेदारी निभाना है। इस तरह से एक ही व्यवस्था के अंतर्गत दो प्रकार से शासन को संचालित करना, जिम्मेदारी किसी और की, लाभ पुण्य कोई और, ऐसी व्यवस्था को ही द्वैध व्यवस्था कहा गया। इसी को डायआर्की, भारत में प्रांतों के स्तर पर आपने अभी भी देखा कि प्रांतों में द्वैध शासन अपनाया गया। द्वैध शासन का तात्पर्य कि कुल मिलाजुला के जो अधिकार हैं वो गवर्नर जनरल के साथ उनकी परिषद को, जो उत्तरदायित्व हैं वो गवर्नर तो हैं साथ में, लेकिन भारत मंत्रियों को, और भारत मंत्री व्यवस्थापिका के प्रति रेस्पॉन्सिबल है, उत्तरदायी है। इस प्रकार देखेंगे तो हमारे यहाँ अर्थात उस समय 1919 के भारत सरकार अधिनियम के अंदर द्वैध शासन की व्यवस्था अपनाई गई। ये जो द्वैध शासन अपनाए गए वो द्वैध शासन कहां कहां उसको देख लेते हैं। द्वैध शासन किन किन राज्यों में थे तो उनको देखते हैं। बंगाल, मद्रास, मुंबई, बंगाल, उत्तर प्रदेश में भी पंजाब, बिहार, उड़ीसा, उत्तर प्रदेश, पंजाब, बिहार, उड़ीसा, मध्य प्रदेश और असम। मध्य प्रदेश और असम, वर्तमान असम, यानी इन कुल 9 राज्यों में द्वैध शासन की व्यवस्था की गई। 9 प्रांतों के अंदर, 9 प्रोविंसेस के अंदर ये व्यवस्था की गई। बाद में 1923 में बर्मा विधानसभा में, बाद में 1923 में बर्मा विधानसभा यानी कि 10वां
और उसके बाद में 1932 के आसपास उत्तर पश्चिमी सीमा प्रांत में, और 1932 में उत्तर पश्चिमी सीमा प्रांत, इनमें ये व्यवस्था लागू कर दी गई। तो इस प्रकार देखेंगे 1919 के अधिनियम से भारत में द्वैध शासन प्रारंभ हुआ, और वो द्वैध शासन 1932 उत्तर पश्चिमी सीमा प्रांत में लागू हुआ। 11वां यानी अब 11 प्रांत टोटल हो गए, और यह व्यवस्था 1935 तक चलती रही। एक नोट यहां करके हम लोग लिख लेंगे, क्योंकि एक अलग से सूचना कि द्वैध शासन के जो जन्मदाता थे वो कौन थे। द्वैध शासन के जन्मदाता, द्वैध शासन के जन्मदाता जो लियोनस कार्टिस या लियोनिल कार्टिस, इनका नाम है लियोनिल कार्टिस। इन्होंने, इनकी जो बुक थी वो डायआर्की इनकी बुक थी। इसी बुक में यह बात द्वैध शासन की संकल्पना दी गई थी। तो द्वैध शासन के जन्मदाता एक नाम याद रखेंगे, लियोनिल कार्टिस थे। इसके अलावा इसी अधिनियम के द्वारा एक और प्रावधान, इस अधिनियम में लोक सेवा आयोग की स्थापना की गई। लोक सेवा आयोग की स्थापना इसी अधिनियम के अंतर्गत भारत में शुरू की गई थी। तो लोक सेवा आयोग की स्थापना हुई। साथ ही भारत सचिव जो है एक महालेखा परीक्षक की नियुक्ति कर सकता था, यानी भारत सचिव, इसने महालेखा परीक्षक की नियुक्ति करने का इसको प्रावधान दिया गया। तो महालेखा परीक्षक, ऑडिटर जनरल की नियुक्ति हुई। उसके अलावा केंद्रीय बजट को प्रांतों के बजट से अलग कर दिया गया, यानी केंद्रीय बजट को केंद्रीय बजट और प्रांतीय बजट अलग कर दिए गए। तो इस प्रकार इस अधिनियम में बजट के स्तर पर भी, यानी कि केंद्रीय बजट अलग हुआ, प्रांतों का बजट अलग किया गया, और सीमित मात्रा में प्रत्यक्ष निर्वाचन के लिए पहली बार संपत्ति और कर के आधार पर, पहली बार संपत्ति और कर के आधार पर मतदान की व्यवस्था की गई, यानी प्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणाली इसी प्रकार आई, यानी प्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणाली की ये शुरुआत हुई। प्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणाली की शुरुआत। तो ये सब प्रावधान भारत सरकार अधिनियम 1919 में किए गए। इन बातों के बाद हम लोग जो पिछली कक्षाओं से शुरू किए हैं कि एक बार टॉपिक को समराइज कर लेंगे, तो एक बार हम लोग टॉपिक को समराइज कर लें। पढ़ रहे हैं हम लोग भारत सरकार अधिनियम 1919, जिसे मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार भी कहते हैं। मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार क्यों कहते हैं? क्योंकि
गवर्नर जनरल लॉर्ड चेम्सफोर्ड और भारत सचिव मॉन्टेग्यू थे। इनके सम्मिलित प्रयास से इनके समय में ये अधिनियम बना, इसलिए इसका नाम मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार 1919 रखा गया। इसके लिए जो भूमिका तैयार हुई कि कैसे ये अधिनियम आया, क्यों आया, कारण क्या थे, तो कुछ परिस्थितियों पर हम गौर कर लें कि उस समय भारत में और ब्रिटेन में कैसी परिस्थितियां थी। तो परिस्थिति कि पहले के जो सुधार थे, जैसे कि भारत परिषद अधिनियम 1909, उससे जनता के अंदर असंतोष था, रोष था, विरोध था, और 1916 में कांग्रेस मुस्लिम लीग का समझौता हो गया। कांग्रेस मुस्लिम लीग जो दोनों अलग राह पर थे, अब उन्हें एक साथ मिलकर के, कांग्रेस के साथ मिलकर के मुस्लिम लीग ने भारत में हिंदू मुस्लिम एकता को मजबूत कर अंग्रेजों को जवाब देने का निर्णय किया। ऐसी परिस्थिति बनी। उसी दौरान एक मेसोपोटामिया आयोग आया और उस आयोग में ये बात निकल करके आई, उस आयोग के रिपोर्ट से, कि अंग्रेजों का जो भारत में शासन करने का की क्षमता जो है वो खत्म हो चुकी है, वो शासन नहीं कर सकते, ऐसी बात सामने आई। उसके साथ साथ भारत में उस समय होम रूल आंदोलन बड़े चरम पर थे। तिलक और एनी बेसेंट आप दोनों होम रूल आंदोलन कर रहे थे, और उस होम रूल आंदोलन के वजह से भारत में स्वशासन की मांग हुई और राष्ट्रीय एकता बहुत मजबूत हो चली थी। उसी समय प्रथम विश्व युद्ध भी चल रहा था। प्रथम विश्व युद्ध में अंग्रेजों को अधिक से अधिक देशों से सहयोग की जरूरत थी। भारतीयों से सहयोग लेने की उनकी कोशिश, उस कोशिश में इन तमाम बातों ने इस अधिनियम की भूमिका तैयार की। इस अधिनियम के लिए 1917 में भारत सचिव मॉन्टेग्यू, उन्होंने एक प्रस्ताव बना करके भारत में भेजा, और भारत में पहली बार स्वतंत्र डोमिनियन या स्वशासन की बात की गई। पहली बार किसी रिपोर्ट के अंदर स्वतंत्र डोमिनियन की बात आई। तो इस तरह से स्वशासन की बात सामने आई। उसके आगे क्या हुआ कि पहले तो उन्होंने रिपोर्ट भेजा, उसके बाद मॉन्टेग्यू भारत स्वयं आते हैं और आकर के शिमला में लॉर्ड चेम्सफोर्ड गवर्नर जनरल के साथ बैठक करते हैं, भारतीय नेताओं के साथ भी बैठक करते हैं, और उस बैठक के आधार पर जुलाई 1918 में एक रिपोर्ट प्रस्तुत करते हैं, और उस रिपोर्ट का नाम होता है मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिपोर्ट 1918। उस रिपोर्ट के आधार पर, जो रिपोर्ट मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिपोर्ट है, इस रिपोर्ट के आधार पर जो अधिनियम तैयार हुआ, उसी अधिनियम को भारत सरकार अधिनियम 1919 के नाम से जाना गया। अब हम लोग ये देखेंगे कि भारत सरकार अधिनियम 1919 के प्रावधान क्या हैं, उसको बिंदुवार हम लोगों ने देखा है, रिवाइज कर लें। सबसे पहले उत्तरदायी शासन या उत्तरदायित्वपूर्ण शासन शब्द का प्रयोग पहली बार आधिकारिक तौर पर, लिखित तौर पे सामने आया। उसी तरह भारत सचिव के जो वेतन भत्ते थे, अब उसे ब्रिटिश राज्य से देना स्वीकार किया गया। इसके पहले उसे भारतीय राजस्व पर भारित किया गया था। इसके पश्चात भारत परिषद में जो सदस्यों की संख्या थी, अब उसे घटाकर न्यूनतम 8 और अधिकतम 12 कर दिया गया था। ध्यान में रखें, इसके पहले 15 सदस्य हुआ करते थे। भारत सचिव की सहायता के लिए एक हाई कमिश्नर की नियुक्ति की गई। एक हाई कमिश्नर की नियुक्ति की गई जो भारत सचिव की सहायता ब्रिटेन में भारतीय कार्यों में करेगा।
पहली बार प्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणाली को लागू किया गया। लेकिन सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली का भूत कभी अभी खत्म नहीं हुआ, बल्कि सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली जो थी, सांप्रदायिक निर्वाचन मंडल जो था, उसको और विस्तार दिया गया। पहले केवल मुस्लिमों के लिए सांप्रदायिक निर्वाचन मंडल बने थे, अब उसे सिख, ईसाइयों के लिए, यूरोपियों के लिए और आंग्ल भारतीयों, इस तरह से 4 भागों में और बढ़ा दिया गया। अब 5 समुदायों को जो पृथक निर्वाचन प्रणाली दे दी गई और देश में एकता को कमजोर करने की, एकता को नष्ट करने की बहुत बड़ी साजिश यहाँ पर तैयार की गई। इसके अलावा केंद्र में द्विसदनात्मक व्यवस्था की गई। केंद्रीय सदन में 2 सदन बनाए गए, द्विसदन हुए, बाईकैमरल हुए। केंद्रीय विधान परिषद के 2 सदन आप देख सकते हैं। एक राज्य परिषद बनी जिसको उच्च सदन कहा गया, एक विधानसभा बनी जिसको निम्न सदन कहा गया। राज्यसभा यानी राज्य परिषद में, उच्च सदन में सदस्यों की संख्या 60 रखी गई। इनके कार्यकाल 5 वर्ष थे। इन 60 सदस्यों को 2 भागों में बांट लीजिए। 34 सदस्य निर्वाचित थे, 26 सदस्य नामांकित थे। इस प्रकार आप देखेंगे कि विधानसभा के अंदर कुल सदस्यों की संख्या 145 थी। इनके कार्यकाल 3 वर्ष निर्धारित किए गए थे। यहाँ भी 104 सदस्य निर्वाचित और 41 सदस्य नामांकित किए गए। अधिकारों के आधार पर देखें तो राज्य परिषद के और विधानसभा के सदस्यों के अधिकार बराबर रखे गए, परंतु बजट के केस में केवल एक बजट ऐसा बिंदु था, बजट के मामले में विधानसभा के अधिकार अधिक रखे गए। प्रांतों में द्वैध शासन आया। इसके बाद अगला जो स्टेप हुआ, प्रांतों में द्वैध शासन, डायरार्की व्यवस्था शुरू की गई। कैसे हुआ? तो प्रांतों में जो केंद्रीय और प्रांतीय विषय पहले तो अलग कर दिए गए। केंद्र के लिए विषय क्या किए गए? केंद्रीय विषय अलग, प्रांतीय विषय अलग। केंद्र के जो विषय थे उस पर केंद्र को शासन करना था, केंद्र को निर्णय लेना था। परंतु राज्यों में जो विषय थे, प्रांतों में जो विषय थे, उसके 2 भाग किए गए। एक को सुरक्षित विषय कहा गया और दूसरे को हस्तांतरित विषय कहा गया। सुरक्षित विषय में राजस्व, न्याय, वित्त, पुलिस, ये सब विषय थे। तो हस्तांतरित विषय में स्वशासन, शिक्षा और स्वास्थ्य जैसे विषय सम्मिलित किए गए। गवर्नर जनरल और उसकी परिषद सुरक्षित विषयों पर निर्णय लेती थी। सुरक्षित विषय ऐसे विषय थे जिसमें उत्तरदायित्व की कोई आवश्यकता नहीं थी। वहीं हस्तांतरित विषय थे, इसमें गवर्नर और भारत मंत्रियों को सम्मिलित किया गया। मतलब ये था कि भारत मंत्रियों की सलाह से गवर्नर इस पर, इन विषयों पर शासन प्रशासन का कार्य करेगा। भारत मंत्रियों को व्यवस्थापिका के प्रति उत्तरदायी ठहराया गया था। अर्थात व्यवस्थापिका के प्रति जो उत्तरदायित्व की भावना है, उत्तरदायित्व का जो जिम्मेदारी है, वो भारतीय इस विभाग में हस्तांतरित विषय में है। इस प्रकार गवर्नर जनरल के द्वारा प्रांतों में 2 तरह की व्यवस्था अपनाई गई। इसी को द्वैध व्यवस्था के रूप में, डायरार्की के रूप में जाना गया। तो प्रांतों में 2 तरह की व्यवस्था, जैसा कि आप साफ साफ देख सकते हैं, सुरक्षित विषय और हस्तांतरित विषय के रूप में। आगे बढ़ते हैं तो द्वैध शासन को और स्पष्ट कर लें तो राज्यों में, प्रांतों में मद्रास, मुंबई, बंगाल, उत्तर प्रदेश, पंजाब, बिहार, उड़ीसा, मध्य प्रदेश और असम, कुल 9 राज्यों में 9 प्रांतों में द्वैध शासन प्रारंभ किया गया। बाद में 1923 में बर्मा में भी विधानसभा हुई। तो 10वीं और 1932 में उत्तर पश्चिमी सीमा प्रांत में 11वीं
प्रांत बनने के बाद 11वें प्रांत में द्वैध शासन संचालित होने लगा और ये द्वैध शासन 1935 तक चलता रहा। द्वैध शासन के बारे में एक महत्वपूर्ण जानकारी आपको कि लियोनील कार्टिस जिनकी किताब है डायआर्की, अपनी पुस्तक, अपनी बुक डायआर्की में उन्होंने द्वैध शासन की संकल्पना प्रस्तुत की। उसी द्वैध शासन की संकल्पना के आधार पर लियोनील कार्टिस को द्वैध शासन का जन्मदाता माना जाता है। फादर ऑफ डायआर्की लियोनील कार्टिस। इस अधिनियम 1919 के अधिनियम में लोक सेवा आयोग की भी स्थापना की गई। भारत सचिव को एक अधिकार मिला कि भारत सचिव महालेखा परीक्षक की नियुक्ति कर सकता था, ऑडिटर जनरल की नियुक्ति कर सकता था। उसी तरह से केंद्रीय बजट और प्रांतीय बजट को अलग अलग कर दिया गया, यानी केंद्र में बजट अलग, प्रांतों के बजट अलग कर दिए गए। इसके प्रावधानों में एक और बात समझ थी कि जो प्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणाली प्रस्तुत की गई उसका जो आधार था वो संपत्ति और कर, ये दो आधार पर मतदान या मतदाता को अधिकार दिया गया कि कितनी संपत्ति और कितना कर वो सरकार को देते हैं। उस आधार पर प्रत्यक्ष मतदान प्रणाली की शुरुआत हुई। तो 1919 के भारत सरकार अधिनियम को हम लोगों ने देखा। अब इसके बाद अगली कक्षा में हम लोग भारत शासन अधिनियम 1935 पर बात करेंगे। धन्यवाद।